सिंध हाई कोर्ट में एक जायदाद के तनाज़े का केस आया, जिसमें एक तरफ एक नौजवान अमीर और कबीर लड़का जो एक महंगे वकील के साथ आया था, जबकि दूसरी तरफ एक बूढ़ा शख्स की उम्र लगभग 80 बरस थी। वो अपने एक सस्ते वकील के साथ खड़ा था। जज साहब ने बूढ़े आदमी से पूछा कि बाबा जी आप क्या करते हैं। इसने बताया कि जज साहब मैं एक रिटायर्ड टीचर हूँ और ये जो सामने मेरे खिलाफ अपने एक मशहूर वकील के साथ आया है ये मेरा बेटा है। जज साहब ने जब ये सुना तो अपनी कुर्सी से उठे और इस बूढ़े उस्ताद साहब को अपनी नशिस्त पर बिठाया। फिर खड़े होकर मुकदमे का आगाज किया। करोड़पति बेटे ने जब अपने बाप के इतनी इज्जत और एहतराम देखा तो इसे अपनी आंखों पे यकीन न आया। इसने अपने वकील के कान में कहा कि एक पुलिस अफीसर अपनी एक आप बीती सुनाता है कि मैं 1990 में सिंध में एक डीएसपी था। मेरे वालिद बहुत बीमार थे। मैंने उन्हें सरकारी अस्पताल सिंध में दाखिल करवाया। ये सर्दियों की एक सख्त रात थी और इस रात में ड्यूटी पर था और वालिद साहब अस्पताल में अकेले थे। अचानक इनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। वो उल्टियां करने लगे। मेरे खानदान का कोई शख्स इनके पास मौजूद नहीं था। दो मरीजों का कमरा था और उनके साथ दूसरे बेड पर एक और मरीज दाखिल था। इस मरीज का बेटा वहां मौजूद था। वो उठा, इसने डस्टबिन और कपड़ा लिया और मेरे वालिद की मदद करने लगा। वो सारी रात अब्बा जी की उल्टियां साफ करता रहा। इसने इन्हें ब्लैक कावा बना के पिलाया और इनका सर और बाजू भी दबाया। सुबह डॉक्टर आया तो इसने इसे मेरे वालिद की कैफियत बताई और अपने मरीज की मदद में लग गया। मैं 9 बजे वर्दी पहनकर तैयार होकर वालिद से मिलने अस्पताल गया। अब्बा जी की तबीयत इस वक्त काफी बहाल हो चुकी थी। मुझे उन्होंने इस लड़के की तरफ इशारा करके बताया कि सारी रात इस दाढ़ी वाले शख्स ने मेरी बड़ी खिदमत की। बहुत अच्छा लड़का है जिसने सारी रात मेरा ख्याल रखा। और अगर सच बताऊं तो तूने भी मेरा इतना कभी ख्याल नहीं रखा जितना इस शख्स ने मेरा ख्याल रखा। मैंने इस लड़के की तरफ देखा और वो दरमियानी उम्र का इंसान था। मैंने मुस्कुराकर इनका शुक्रिया अदा किया, लेकिन फिर सोचा इसने सारी रात मेरे वालिद की खिदमत की है, मुझे भी इसको कुछ देना है। मैंने जेब से 500 रुपए निकाले और फिर इसके पास चला गया। मैंने अपना एक हाथ इसके कंधे पे रखा, दूसरे हाथ से 500 रुपए का नोट पकड़ाने लगा। वो कुर्सी पर कसमसाया, लेकिन मैंने रोब भरी आवाज में कहा कि मौलवी साहब रख ले, ये रकम तेरे काम आएगी। वो नरम आवाज में बोला, नहीं भाई, मुझे किसी मुआवजे की जरूरत नहीं। मैंने आपके वालिद की खिदमत अल्लाह की रजा के लिए की थी। मेरा वालिद भी आपके वालिद के साथ ही इधर एडमिट था। आपके वालिद साहब मुश्किल में थे, इसलिए मैंने इसकी मदद की और इसका ख्याल रखा। मुझे किसी मुआवजे की जरूरत नहीं। मैंने नोट जबरदस्ती इसकी जेब में डाल दिए। इसने वापस निकाले और फिर दोबारा मेरे हाथ में पकड़ाना शुरू कर दिए, जबकि मैं इसे बार बार कह रहा था कि मौलवी साहब जिद ना करें, रख लें, काम आएंगे। मगर वो बार बार कह रहा था कि मेरे पास अल्लाह का दिया सब कुछ है, मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं। मैंने रात देखा आपके वालिद अकेले हैं, तकलीफ में थे। मैं फारिग था, लिहाजा मैं अल्लाह की रजा के लिए इनकी खिदमत करता रहा। आप लोग बस मेरे लिए दुआ करें, यही मेरे लिए काफी है। लेकिन मैं बाज ना आया। मैंने फैसला कर लिया था कि हर सूरत इसे पैसे देकर ही रहूंगा। इस दीघा मश्ती में मैंने इसे पूछा कि मौलवी साहब आप क्या करते हो। इसने जवाब दिया, बस ऐसे ही लोगों की खिदमत करता हूँ। वो मुझे अपना काम नहीं बताना चाहता था। मैंने अब इसके जरिए रोजगार जानने की जिद बना ली। मैं इससे बार बार इसका पेशा पूछने लगा। इसने थोड़ी देर टालने के बाद बताया, मैं कचहरी में काम करता हूँ। मुझे महसूस हुआ कि ये अदालत में किसी वकील का चपरासी होगा। मैंने एक बार फिर 500 इसकी मुट्ठी में पकड़ाने की कोशिश की, लेकिन इसने ना लिए। फिर मैंने रऊनियत से पूछा, मौलवी तुम कचहरी में क्या करते हो। इसने थोड़ी देर मेरी तरफ देखा, फिर मेरे वालिद की तरफ देखा, लंबी सांस ली और फिर आस्ता आवाज में बोला, मुझे अल्लाह ने इंसाफ की जिम्मेदारी सौंपी है। मैं सिंध हाई कोर्ट का जज हूँ। मुझे इसकी इस बात का यकीन न आया। मैंने पूछा, क्या नाम, क्या कहा तुमने, तुम जज हो। इसने आस्ता आवाज में कहा, जी हाँ, मेरा नाम जस्टिस हसनैन अली है और मैं सिंध हाई कोर्ट का जज हूँ। ये सुनकर मेरे हाथ से 500 रुपए जमीन पर गिर गए और मेरा वो हाथ जो इसके कंधे पर था वो ऐसे जैसे मंजमंद हो चुका था हो। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था और आवाज हलक में अटक गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं करूं तो करूं क्या। जस्टिस साहब ने बड़े प्यार से खड़े हुए झुककर फर्श से 500 रुपए का नोट उठाया, मेरी जेब में डाला, फिर बड़े ही प्यार से अपने मरीज की तरफ इशारा करके बताया, ये मेरे वालिद साहब हैं और मैं सारी रात इनकी खिदमत करता रहा। इनका पखाना तक मैंने साफ किया।
मेरे वालिद ने बचपन में मुझे बहुत सपोर्ट किया था। आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने वालिद की वजह से ही हूँ। ये खुद मेहनत मजदूरी करते थे और मुझे अच्छे से स्कूल में पढ़ाया। एक ऐसा स्कूल जिसकी फीस अपनी मेहनत मजदूरी के पैसों से इसने अपने बेटे की स्कूल की फीस अदा की। इस वक्त मैं छोटा था, इस बात को नहीं समझ सकता था। मेरा वालिद मेरे लिए कितनी तकलीफें बर्दाश्त करता है। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता मुझे इस बात का शऊर आया कि वालिद मोहतरम मेरे लिए एक फरिश्ता है। मैंने रात देखा आपके वालिद अकेले हैं, इनकी तबीयत ज्यादा खराब है। लिहाजा मैं इन्हें अपने वालिद समझकर इनकी खिदमत करता रहा। इसमें शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं। ये सुनकर मैं शर्म से जमीन में गड़ गया, क्योंकि मैं एक डीएसपी था और मेरे पास वालिद के लिए वक्त नहीं था। मैंने इन्हें अकेले अस्पताल में छोड़ दिया था, जबकि सिंध कोर्ट का जज पूरी रात अपने वालिद के साथ रहा और मेरे वालिद की भी इसने खिदमत की और उनकी उल्टियां भी साफ की। मेरे लिए डूब मरने का मकाम था। मैं इनके कदमों में झुक गया, मगर इस अजीम शख्स ने मुझे अपने कदमों से उठाया और सीने से लगाया। वो पुलिस ऑफिसर इसके बाद रोने लगा। मैंने इनसे पूछा कि क्या आप इसके बाद जस्टिस साहब से दोबारा भी कभी मिले थे? वो रोती हुई आवाज में बोले, बेशुमार मर्तबा मैं इनका मरीद बन चुका था। मैंने जिंदगी में इनसे अच्छा दीनदार ईमानदार शख्स नहीं देखा था। इसका पूरा नाम जस्टिस डॉक्टर हसनैन अली था। उन्होंने 2 PhD कर रखी थी, एक पाकिस्तान से और दूसरी जामियातुज ज़हरा मिस्र से। दूसरी PhD के लिए उन्होंने बाकायदा अरबी जबान सीखी थी। इसके अलावा मुल्की और बैनुल अक़वामी क़वानीन पर 24 किताबें लिखी थी। वो इन तमाम कामों के साथ साथ तेजी के साथ मुकदमात भी निपटाते में काफी मशहूर थे। चीफ जस्टिस जिस मुकदमे का फौरी फैसला चाहती थी, वो मुकदमा जस्टिस हसनैन अली की अदालत में लग जाता। मैं खामोशी से सुनता रहा। पुलिस ऑफिसर का कहना था कि जस्टिस साहब गरीब खानदान से तल्लक रखते थे। LLB में मजिस्ट्रेट भर्ती हुए, मेहनत के आदी थे। मजिस्ट्रेटी के दौर में ही इसके पास काम कम होता था, लिहाजा उन्होंने अदालती सफात पर एक बैक साइड पर कलमा लिखना शुरू किया। ये सारा दिन कलमा तैयबा लिखते रहते थे। शायद इसकी ये प्रैक्टिस का सिला था कि अल्लाह ताला ने इसकी एनर्जी और टाइमिंग में बरकत डाली। उन्होंने दौरान मुलाजमत एक और PhD की, फिर अरबी सीखी, जामियातुज ज़हरा में दाखिला भी लिया और अदालती टाइम के बाद अरबी ज़बान लिखकर मिस्र से भी PhD की डिग्री हासिल की। वो हर नया कानून पढ़ते और फौरी इस पर किताब लिखते थे। वो किताब भी खुद टाइप करते और इस सारे काम के दौरान अदालती कार्रवाई भी कभी मुतासर नहीं होती थी। वो धड़ाधड़ मुकदमात निपटा लेते थे। अल्लाह ने उसे ये सलाहियत दी थी। उन्होंने पूरी जिंदगी अपने वालिद की खिदमत की। इनका पेशाब तक खुद साफ करते। वालिद ज्यादा बीमार हुए तो इनके बेड पर पाँव के करीब घंटी का बटन दबा दिया और घंटी अपने कमरे में रख ली। वालिद जरूरत पड़ने पर पाँव से घंटी दबा देते और वो भागकर अपने वालिद के पास पहुंच जाते। अपनी बेगम को भी वालिद का कोई काम नहीं करने देते थे। मैंने इस जस्टिस साहब की जिंदगी के मजीद वाकयात सुनाने की दरखास्त की थी। पुलिस ऑफिसर हंसकर बोले, एक बार इनकी अदालत में जायदाद के तनाजे का केस आया था। एक तरफ सूटड बूटड अमीर नौजवान आदमी था जिसके साथ महंगा वकील था, जबकि दूसरी तरफ एक मफलूज अल हाल बूढ़ा था जिसका वकील मस्कीन और सस्ता सा था। जस्टिस साहब ने चंद सेकंड में सारा मामला समझ चुके थे, लिहाजा उन्होंने बूढ़े से पूछा, बाबा जी आप क्या करते हैं? बुजुर्ग ने जवाब दिया कि मैं सरकारी स्कूल का रिटायर्ड टीचर हूँ। ये सुनकर जज साहब उठकर खड़े हो गए और कहा, माशाल्लाह, हमारी अदालत में आज एक उस्ताद आए हैं, लिहाजा ये उस्ताद कुर्सी पर बैठेंगे और अदालत सारा दिन इनके एहतराम में खड़ी होकर काम करेगी। और इसके बाद यही हुआ। वो बूढ़ा उस्ताद कुर्सी पर बैठा रहा और जस्टिस साहब अपने अमले वकला के साथ खड़े होकर काम करते रहे। जस्टिस साहब ने सारे मुकदमे निपटाने के बाद आखिर में बूढ़े उस्ताद का केस भी सुना। उस्ताद साहब ने सबसे पहले जस्टिस साहब का शुक्रिया अदा किया, फिर बताया कि ये जो सामने खड़ा है ये मेरा बेटा है। अपने एक मशहूर और महंगे वकील के साथ आया है अपने बाप को हराने के लिए। ये सुनकर जज साहब हैरान हुए और मास्टर साहब से पूछा कि आपका बेटा पढ़ा लिखा और समझदार लगता है, क्या आपका ये सगा बेटा है? मास्टर साहब ने जज को बताया कि हाँ, ये मेरा सगा बेटा है। प्राइमरी तक ये मेरे स्कूल में ही पढ़ता रहा, मगर मैंने कभी अपने बेटे और बाकी लड़कों में कोई फर्क ना किया। अक्सर गांव में यही कहता था कि मेरे 230 बच्चे हैं, इस स्कूल में पढ़ने वाला हर बच्चा मेरा बेटा ही है। मैंने कभी किसी में कोई फर्क ना किया, सबकी बेहतरी चाहता था। मैं एक ऐसे स्कूल से तलक रखता था जिसमें किसी किस्म की सहूलत मौजूद नहीं थी, ना ही अस्पताल था। हत्ता कि बाकी तमाम इलाकों में बिजली आ चुकी थी, लेकिन हमारे गांव में तो बिजली की सहूलत भी मौजूद नहीं थी। लेकिन मैंने अपने स्कूल के बच्चों की तरफ जब भी देखा
तो उम्मीद की किरण मेरे दिल में जाग जाती थी कि इन्हीं में से कोई एक बच्चा बड़ा आदमी बनेगा और गांव वालों की खूब खिदमत करेगा। इन्हीं में से कोई डॉक्टर बनेगा तो कोई इंजीनियर, कोई पुलिस ऑफिसर बनेगा तो कोई सीएसएस पास करके ऑफिसर बन जाएगा। इस गांव की खिदमत करेगा। साद मेरा इकलौता बेटा था जो आज मेरे खिलाफ खड़ा है। मैंने बड़े प्यार से इसे पाला। हालांकि इसकी माँ इस पर सख्ती करती और यही कहती कि ज्यादा लाड प्यार से बच्चे बिगड़ जाते हैं। लेकिन मुझे अपने बेटे पे भरोसा था कि मुझे इस पर सख्ती की कोई जरूरत नहीं। ये मेरा बेटा है, मेरा खून है। जिस तरह मैं अपनी जिंदगी में खिदमत खल्क में मसरूफ होता हूँ, ये भी खिदमत करेगा। मैट्रिक के बाद इसे शहर के कॉलेज में एडमिशन दिलवाया। उधर हॉस्टल में ही साद की रहाइश का बंदोबस्त किया, क्योंकि गांव से शहर काफी दूर था और रोजाना आना इतना आसान नहीं था। पढ़ाई का भी नुकसान होता। मैंने अपने बेटे को नसीहत की कि बेटा खूब मेहनत करना, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अभी काफी दूर है। मेरी ख्वाहिश थी कि वो मुझसे ज्यादा इसकी माँ की ये ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा डॉक्टर बने। और जिस तरह ये नंबर ले रहा था, इस बात की हमें उम्मीद भी थी। हमारे साथ वाले गांव का एक लड़का उस्मान था जो कि साथ के हॉस्टल में ही रहता था। एक दिन वो मेरे पास आया, मुझसे कहने लगा, मास्टर साहब, मैंने आपसे एक बात करनी है। मैं इस वक्त घर में अपनी बीवी के साथ ही मौजूद था जब उस्मान मेरे पास आया था। मैंने उस्मान से कहा, बोलो क्या बात है। जिस पर वो मुझसे कहने लगा, मास्टर साहब, मैं अकेले में आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने बीवी को दूसरे कमरे में जाने का इशारा किया। इनके जाने के बाद मैंने उस्मान से कहा कि खुलकर बात करो। क्या बात है जो तुम मेरी बीवी के सामने नहीं कर सकते थे। जिस पर उस्मान मुझसे कहने लगा, मास्टर साहब, माजरत के साथ, मुझे नहीं मालूम कि हर बात सुनने के बाद आपका रिएक्शन क्या होगा, लेकिन आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि आपका बेटा साद गलत लड़कों की महफिल में उठता बैठता है। ऐसे तालिबे इल्म जो हॉस्टल के सबसे आवारा तरीन लड़के हैं। रात के वक्त हमेशा वो हॉस्टल से बाहर रहते हैं, आधी रात को वापस आते हैं। मैनेजर भी खौफ के मारे इनको कुछ नहीं कहता, क्योंकि इसे इस बात का खौफ है कि ये लड़के मुझे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। लिहाजा वो इन पर सख्ती नहीं करता। मैंने जब उस्मान के मुंह से ये अल्फाज सुने तो इससे कहा कि शर्म करो, कैसी बातें कर रहे हो। बताओ किसने तुम्हें मेरे पास भेजा है ताकि मैं अपने बेटे साद की वजह से परेशान हो जाऊं और घर में हंगामा खड़ा कर दूं। उस्मान ने जब ये सुना तो कहने लगा, मास्टर साहब, आप मेरी बात का यकीन करें, मुझे किसी ने नहीं भेजा। मैं खुद अपनी मर्जी से आपके पास आया हूँ। मैं तो इसी की हॉस्टल में रहता हूँ। सब अपनी आंखों से देखा तो आपको बताना मुनासिब समझा, क्योंकि आप इसके वालिद हैं। आप मेरे भी उस्ताद रह चुके हैं। मैं तो आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए आपको बता रहा हूँ कि आप साद को समझाएं। इससे कहें कि वो गलत लड़कों की महफिल में न जाए और अपनी पढ़ाई पर ही तवज्जो दे। मगर मैंने उस्मान की किसी बात का यकीन न किया। उस्मान वहां से चला गया तो मेरी बीवी वापस आई। मुझसे कहने लगी कि उस्मान क्या कह रहा था। मैंने अपनी बीवी को बताया कि वो साद की शिकायत कर रहा था कि गलत दोस्तों में उठता बैठता है। पता नहीं छोटी सी उम्र में ये लड़के इतने हासिद क्यों हो जाते हैं। मैं जानता हूँ कि जिस साद से हसद में सब कुछ कह रहा था, क्योंकि मेरा बेटा ऐसा नहीं है। इसे अच्छी तरह जानता हूँ, मैं इसका बाप हूँ। बेगम ने मुझे कहा कि आप ऐसे ही लड़के पर इल्जाम मत लगाएं। हॉस्टल जाकर इस बात का पता करें। हो सकता है उस्मान ठीक कह रहा हो। साद अभी बच्चा है। इस उम्र में बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। अपना बुरा भला कुछ नहीं समझते। बीवी के कहने पर मैं हॉस्टल चला गया। साद के बारे में वहां के तालिबे इल्मों और मैनेजर साहब से राय ली। उन्होंने इस बात की तरदीद की और कहा कि साद के बारे में आपको जो भी पता चला है वो बिल्कुल गलत है। साद ऐसा बिल्कुल नहीं, वो अपनी तालीम पे पूरी तवज्जो दे रहा है। किसी किस्म के बुरे लड़कों की सोबत में वो नहीं जाता। मैं वहां से वापस आया, उस्मान के घर गया। उस्मान इस वक्त अपने घर में ही मौजूद था। मैंने दरवाजे पे दस्तक दी तो उस्मान दरवाजे पे आया और कहने लगा, मास्टर साहब, आप आए हैं, इधर तशरीफ ले आए। लेकिन मैं उधर दरवाजे पर ही इसके मुंह पर एक तमांचा दे मारा और कहा, क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ और तू मेरा उस्ताद बनने की कोशिश कर रहा है। मुझे अपने बेटे के खिलाफ भड़का रहा था। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तब फड़ की आवाज सुनकर उस्मान के वालिदैन भी दरवाजे पे आए तो मैंने उस्मान के बाप से यही कहा कि अपने बेटे को समझाओ। खुद ये पढ़ता नहीं और मेरे बेटे पे झूठे इल्जाम लगाता है। मैंने खुद जाकर हॉस्टल से सारी डिटेल ली है। वहां से यही मालूम हुआ कि मेरा बेटा किसी मनफी सरगर्मियों में मुलवस नहीं। उस्मान का एक हाथ गाल पर था और फिर कहने लगा, मास्टर साहब, हॉस्टल का मैनेजर झूठ बोल रहा है। इसको झूठ बोलने के पैसे दिए जाते हैं। इस पर उस्मान के वालिद ने भी इसे खूब मलामत किया और मारा और यही कहा कि दूसरों के मामलात में तुम्हें टांग अड़ाने की क्या जरूरत है। अपने काम से काम रखो और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दो।
फिर عثمان کے والد نے مجھ سے معذرت کی کہ ماسٹر صاحب میرا بچہ نادان ہے، اسے معاف کر دیجئے۔ 7 بار جو اس نے جھوٹے الزام لگائے ہیں میں یہ جاننے کی کوشش کروں گا کہ آخر اس نے یہ جھوٹ کیوں بولا، لیکن میں اپنے بیٹے کی وجہ سے آپ سے ابھی معافی مانگتا ہوں۔ وہاں سے گھر واپس آیا، ایف ایس سی میں سعد اچھے نمبر نہ لے پایا، جس کی وجہ سے میڈیکل میں اس کا ایڈمیشن نہ ہوا۔ 1 سال دوبارہ ریپیٹ کیا لیکن پھر بھی میڈیکل ٹیسٹ میں کامیابی حاصل نہ کر سکا۔ سعد کا ڈاکٹر بننے کا خواب ادھورا ہی رہ گیا، مگر اس نے اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ ایم ایس سی کے بعد اس نے ایم ایس سی فزکس میں ایڈمیشن لیا۔ ایم ایس سی کرنے کے بعد سعد نے ایک دن ہمیں فون کیا کہ اس کی جاب ہو گئی ہے۔ میں بہت خوش ہوا کیونکہ تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ میں اس لحاظ سے خوش تھا کہ ڈگری مکمل ہونے کے فوراً بعد اس کی جاب ہو چکی تھی اور ہمارا بیٹا ہم سے ملنے آیا تو گاؤں میں اس کا خوب استقبال کیا گیا۔ محلے کے تمام لوگ بہت خوش تھے۔ تب مجھے عثمان کے بارے میں پتا چلا کہ اسے ابھی تک جاب نہیں ملی، ٹیوشن پڑھا کر گزارا کرتا ہے، مکان کا کرایہ ادا کرتا ہے۔ میں نے سعد سے یہی کہا کہ بیٹا عثمان پتہ نہیں کیوں تم سے جلتا ہے، تمہارے بارے میں مجھے اکسانے کی اس نے کوشش کی۔ اللہ نے تمہیں سرخرو کیا، اچھی جاب بھی مل گئی، جبکہ وہ ابھی تک بے روزگار ہے۔ سعد مجھ سے کہنے لگا کہ بابا ایسے لوگوں کی باتوں پہ زیادہ دھیان دینے کی کوئی ضرورت نہیں، ان کی عادت ہے ہر وقت کسی نہ کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں۔ میں نے شروع سے ہی محنت کی اور مجھے اپنی محنت کا اجر ملا ہے، بس مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں ڈاکٹر نہ بن سکا جو کہ آپ کا اور اماں کا خواب تھا۔ میں نے سعد سے یہی کہا کہ بیٹا یہ نصیب کی بات ہے، خیر تم ان سب باتوں کو چھوڑو، میں ابھی حلوائی کی دکان سے تازہ مٹھائی لے کر آتا ہوں تاکہ محلے کے بچوں میں یہ مٹھائی تقسیم کروں۔ اس کے بعد میں ڈبہ لے کر عثمان کے باپ کے گھر بھی گیا تھا، اپنے بیٹے کی کامیابی کی اسے خوشخبری دی اور اس کے باپ سے یہی کہا کہ بیٹے کو نصیحت کرنا کہ دوسروں کے خلاف بات کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ اپنی کارکردگی کو بہتر بنائے۔ 2 ماہ بعد واپس گاؤں آیا تو وہ ایک گاڑی پر تھا۔ یہ ایک بڑی اور مہنگی گاڑی تھی۔ میں نے سعد سے پوچھا کہ بیٹا یہ کس کی گاڑی ہے؟ سعد نے مجھے بتایا کہ ابا میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اس لیے آپ کو نہیں بتایا کہ یہ گاڑی میری ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہوا کیونکہ سعد نے تو بتایا تھا اس کی 70,000 تنخواہ ہے، اتنی جلدی کیسے گاڑی وہ لے سکتا ہے؟ پھر اس نے مجھے بتایا کہ قسطوں پہ یہ گاڑی لی اور تنخواہ سے ہی اس کی ادائیگی ممکن ہوگی، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ مجھے اور اپنی ماں کو گاڑی میں بٹھا کر سیر کرانے لے گیا۔ ہمیں بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا، خاص کر سعد کی ماں تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی ترقی پر بہت خوش تھی اور اس بات پر بھی خوش تھی کہ اس کا بیٹا صحیح ٹریک پر ہے، لیکن یہ خوشی ہمارے لیے بہت ہی عارضی ثابت ہوئی جب ایک بار گاؤں میں پولیس آئی۔ سارا محلہ اکٹھا ہو چکا تھا۔ پولیس مجھ سے تفتیش کر رہی تھی کہ سعد کہاں ہے، اپنے بیٹے کو کہاں چھپایا ہے۔ یہ سن کر میں حیران ہوا۔ میں ان سے کہہ رہا تھا وہ تو لاہور میں جاب کر رہا ہے، وہ وہیں پہ رہتا ہے۔ اس پر تھانے دار زور سے ہنسنے لگا، پھر مسکرا کر کہا ماسٹر جی آپ بھی کتنے بھولے ہیں، آپ کا بیٹا کوئی جاب نہیں کرتا بلکہ وہ شراب کا دھندا کرتا ہے، وہ بہت بڑے گینگ کا حصہ ہے۔ سعد کو پکڑنے کے لیے 12 لاکھ روپے انعام کا بھی اعلان کیا گیا تھا۔ میں نے یہ سنا تو زمین پر بیٹھ گیا، میری حالت بگڑنے لگی۔ پولیس والوں کو اس بات پر یقین ہو چکا تھا کہ ماسٹر صاحب تو خود اپنے بیٹے کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، اس لیے انہوں نے مجھے زیادہ تنگ نہ کیا اور یہی سوچ رہے تھے کہ اس نے تو اپنے باپ کو ہی دھوکا دیا، لہٰذا وہ جہاں سے چلے گئے۔ لیکن وہ سعد کو تلاش کرتے رہے۔ سعد نے اپنا نیٹ ورک پہلے سے بھی زیادہ وسیع کیا ہوا تھا۔ وہ کچھ عرصے کے لیے امریکہ چلا گیا، وہاں بھی اس کے ڈیلر تھے جنہوں نے سعد کو پناہ دی۔ امریکہ جا کر اس نے اچھا خاصا پیسہ کمایا، پھر واپس وطن آیا۔ وہ پولیس اور ادارے جو اسے تلاش کر رہے تھے اب اس کے نام سے خوف کھاتے ہیں، کیونکہ سعد کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، ایسے لوگ جو بظاہر معزز معاشرے میں سمجھے جاتے ہیں، سیاست سے بھی وابستہ ہیں، مگر در حقیقت وہ مجرم ہوتے ہیں۔ وہ مجھ سے بھی ملنے آیا تھا، اس کے گارڈ سعد کے ساتھ ہی تھے۔ میں نے سعد کے منہ پہ تھپڑ مارا اور کہا کہ خبیث انسان، تو نے بہت غلط کیا۔ عثمان جھوٹ نہیں بول رہا تھا، در حقیقت وہ سچ بول رہا تھا۔ تو شروع سے ہی بگڑ چکا تھا اور آہستہ آہستہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا گیا۔ وہ الٹا مجھ سے بحث کرنے لگا کہ ابا جان آج کل سب پیسوں کے سامنے ہی جھکتے ہیں، دیکھیں پیسے کی پاور۔ جو پولیس والے مجھے تلاش کرتے تھے مجھے گرفتار کرنے کے لیے، اب میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے سلوٹ کرتے ہیں۔ میں نے سعد سے کہا کہ میں لعنت بھیجتا ہوں تم پر اور تمہارے اس پیسے پر، جس پر سعد میرے ہی خلاف ہو گیا اور کہنے لگا کہ آپ کے پاس ہے ہی کیا جو آپ مجھے اپنی جائیداد سے آگ کریں گے۔
अखबार में लातलगी का ऐलान करवाएंगे। मैं खुद आपके साथ नहीं रहना चाहता। मेरे पास पैसा है, पावर है और इसी पैसे से मैं आपको बेघर कर लूंगा और जिस घर में आप रहते हैं ये भी अपने नाम करवा लूंगा। फिर मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी ईमानदारी आपके काम आई या फिर मेरी दौलत मेरा सहारा बनी। ये मेरा बेटा मुझे ही अदालत के कटहरे में ले आया है। ये मुझे बेघर करना चाहता है, जबकि हकीकत ये है जज साहब, ये खुद बहुत बड़ा मुजरम है। मैंने रिज्क हलाल कमाकर इसे खिलाया था, इसकी अच्छी तरबियत की थी, लेकिन मेरी सबसे बड़ी गलती यही थी कि मैंने इस पे एतबार किया, शुरू से ही इस पे नजर रखता या शहर में इसके साथ रहता तो आज मुझे अपने बेटे की वजह से ये दिन ना देखना पड़ता। मैं उस्मान के पास भी गया था, इससे माफी मांगी कि तू झूठ नहीं बोल रहा था। ये हॉस्टल से ही बिगड़ चुका था और इसकी तबाही की इब्तदा इसी हॉस्टल से हुई थी। जज साहब, मैं एक उस्ताद होने के नाते इस बात पर यकीन रखता हूँ कि इंसान को इसकी बुरी सोबत सबसे बड़ा नुकसान देती है। जब एक लड़का बुरी सोबत का आदी हो जाता है, तब इसे इस बात का शऊर नहीं रहता कि क्या चीज गलत है और क्या दुरुस्त। जज साहब ने साद की तरफ देखा और कहा, तुम्हारे नजदीक दौलत काबस की इज्जत और वकार में इजाफा कर सकती है। जिस पर साद ने कहा, जी जज साहब, मेरा इस बात पर यकीन है कि इंसान दौलत के आगे झुक जाता है। मेरी बड़ी गाड़ी, मेरा कारोबार और मेरे बंगले की वजह से लोग मुझे बहुत इज्जत देते हैं। जज साहब ने साद से कहा, तेरी सोच ही गलत है। तेरी कोई इज्जत नहीं करता। जो लोग तुम्हारी इज्जत करते हैं वो दिखावा है। वो अपने मुफादात की खातिर तुम्हारे सामने झुकते हैं, जबकि हकीकी इज्जत तो यही है जो तेरे बाप ने कमाई है। देखो, आज हाई कोर्ट के जज ने अपनी निश्चित खाली की, खुद खड़ा हो गया और तुम्हारे बाप को अपनी कुर्सी पर बैठाया। अदालत में मौजूद तमाम लोगों को हुक्म दिया कि उस्ताद के एहतराम में एक बार खड़े हो जाए। है वो हकीकी इज्जत जिसके लिए तूने गलत रास्ता चुना। मास्टर साहब कोई दौलतमंद शख्सियत नहीं थे, ये इनका किरदार ही था जिसने इसे बुलंद किया। लेकिन कहते हैं ना, चिराग तले हमेशा अंधेरा ही रहता है, वही हाल तुम्हारा है। ये तो मेरे भी उस्ताद है। मास्टर साहब के तलबे इल्म मुख्तलिफ शोबों में कामयाबी हासिल कर चुके हैं, मगर अफसोस कि इसका सका बेटा अपने बाप से मुस्तफीद ना हो सका और मुजरम बन गया। अदालती हुक्म पर साद को गिरफ्तार किया गया। अदालत की तरफ से इस पर 50 लाख का जुर्माना और 20 साल की कैद का हुक्म सुनाया गया।